हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य पांडे है और सीटीईटी और यूपीटीईटी की तैयारी की सीरीज़ में आज मैं आपके लिए इंडियन पॉलिटी अर्थात संविधान का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये पहला लेक्चर है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे जब भी अगला लेक्चर आ गया है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यूपीटीईटी और सीटीईटी में आखिर हमें पॉलिटी पढ़ने की ज़रूरत कहाँ है, ये हमारे सिलेबस में कहाँ मेंशन है। तो अगर हम देखते हैं, ये यूपीटीईटी का सिलेबस है और ये प्राइमरी क्लास के लिए है। इसमें ये देखेंगे आप, यहाँ पे संविधान लिखा हुआ है और शासन व्यवस्था ये जो है आपका, ये कंप्लीट पॉलिटी का चैप्टर है। इसमें संविधान पूरा लिखा हुआ है, संविधान मतलब भारत का संविधान। और शासन व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। अगर हम क्लास 6 to 8 के लिए जो सिलेबस है उसको ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत हमें पढ़ना है इसमें ये क्लास 6 to 8 का सिलेबस है यूपीटीईटी का। अगर हम इसमें देखें तो हमें पढ़ना है ग्रामीण एवं नगरीय समाज और रहन सहन, ग्रामीण व नगरीय स्वशासन, जिला प्रशासन, हमारा संविधान, यातायात सुरक्षा, केंद्रीय व राज्य शासन व्यवस्था, भारत में लोकतंत्र, देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति, वैश्विक समुदाय एवं भारत, नागरिक सुरक्षा। ये जो टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं इसमें आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हमारा संविधान एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ आपने प्राइमरी एजुकेशन और जो हमारा जूनियर एजुकेशन या 6 to 8 क्लास के लिए जो टीईटी का एग्ज़ाम है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है तो वो हमारा लोकल गवर्नेंस या स्थानीय प्रशासन है, अर्थात जिला प्रशासन या नगर निगम के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव, ग्राम पंचायत कैसे काम करती है, ये चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो हमें संविधान पढ़ना है और स्पेशली हमें फोकस करना है कि हम स्थानीय प्रशासन अर्थात जिला प्रशासन, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, इन सब चीज़ों पे फोकस करें। तो इस सीरीज़ में हम सबसे पहले आपके लिए भारत का संविधान शुरू करने जा रहे हैं। तो हम आइए चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे हम देखते हैं, जैसा कि दोस्तों हम सबको पता है कि भारत अंग्रेज़ों से आज़ादी पाया था 15 अगस्त 1947 को और भारत ने अपना खुद का संविधान लिखा था। तो भारत का जो संविधान था वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा लिखा गया था, जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और लास्ट मीटिंग 24 जनवरी 1950 को हुई थी। आपको जानकर शायद ये आश्चर्य हो या शायद काफ़ी लोगों को पता भी हो कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वही उस समय भारत की पार्लियामेंट का भी काम उसी असेंबली ने किया था, जिसे संविधान सभा हिंदी में कहते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 2 साल 11 महीने 17 दिन का समय लगा था पूरे संविधान को बनाने में। इस दौरान उन्हें 11 सेशंस में सिटिंग करनी पड़ी थी। 11 सेशन हुए थे जिनके अंतर्गत ये संविधान को लिखा गया था। और संविधान जो पास हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा के द्वारा, ये 26 नवंबर 1949 को हुआ था। तो शायद आपने ध्यान दिया हो, अगर आप न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते हो तो पिछले कुछ सालों से इस डे को कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत का संविधान कब पास हुआ था तो आपको बताना है 26 नवंबर 1949। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछता है कि कब भारत का संविधान लागू किया गया था तो ये 26 जनवरी 1950 है, ना कि 26 नवंबर 1949। तो दोनों में आपका अंतर आपको क्लियर होना चाहिए कि भारत का संविधान पास हुआ था, अप्रूव किया गया था संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को,
लेकिन ये लागू किया गया था पूर्णतया 26 जनवरी 1950 को। और 26 नवंबर 1949 को कुछ कानून, कुछ एक्ट्स या कुछ धाराएं जो हैं संविधान की वो लागू कर दी गई थी, लेकिन पूर्णतया लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। तो लोगों के मन में ये क्वेश्चन भी उठेगा कि आखिर ये 2 महीने तक वेट क्यों किया गया संविधान को पूर्णतया लागू करने के लिए। दोस्तों, शायद आपको ये पता हो कि 26 जनवरी 1930 में जो 1929 दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि पूर्ण स्वराज की मांग की जाएगी अंग्रेज़ सरकार से। तो इसका जो रिजोल्यूशन था, जो प्रस्ताव था, वो 26 जनवरी 1930 को ही पास किया गया था। तो पहली बार भारत ने पूर्ण स्वराज का अगर प्रस्ताव पारित किया था तो 26 जनवरी के दिन किया था। तो उस दिन से कांग्रेस के लोग, उस समय के कांग्रेस के लोग 26 जनवरी को भारत का स्वाधीनता दिवस या आज़ादी का दिन मनाने लगे थे। तो अगर हम 26 नवंबर 1949 को ही संविधान लागू कर देते पूर्णतया, तो हम 26 जनवरी की जो महत्ता थी, जो उसका महत्व था, जो उसका इतिहास था, वो आगे लोगों को नहीं पता चलता। इसलिए उस समय लोगों ने डिसाइड किया कि संविधान को पूर्णतया लागू इसी दिन किया जाएगा, 26 जनवरी को किया जाएगा, जिससे कि उसकी वैल्यू बनी रहे। इसके अलावा जो आप देखेंगे 26 जनवरी से जस्ट 2 दिन पहले अर्थात 24 जनवरी को लास्ट मीटिंग हुई थी संविधान सभा की। इस दिन बहुत सारे चीज़ें, प्रस्ताव लाए गए थे और उन्हें पास किया गया था, जैसे आपका नेशनल एंथम, मतलब राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे चिन्ह हैं, उनमें ज़्यादातर चीज़ें 24 जनवरी 1950 वाली मीटिंग में अप्रूव किए गए थे। वो कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान से बाहर की चीज़ें हैं, लेकिन हमारे देश की पहचान के लिए वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक डेट जो 24 और 26 के बीच में आ रही है, 25 को वोटर्स डे मनाया जाता है, मताधिकार दिवस। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे आपको कितने डेट्स इम्पॉर्टेंट बता दी गई, एक 9 दिसंबर 1946, दूसरा 24 जनवरी 1950, तीसरा 26 नवंबर 1949, चौथा 26 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1930। ये सारी डेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हें आपको याद रखना है। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी, कुछ महान व्यक्ति जो हमारे संविधान निर्माताओं में रहे हैं, उनकी बात हम कर लेते हैं। तो जो हमारे संविधान निर्माता रहे हैं, उसमें सबसे पहले जो संविधान सभा का जो पहला सेशन था, उसमें ये हुआ कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा सभा की। तो वहाँ पे एक प्रोटेम स्पीकर या टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट चुना गया, एक टेम्प्रोरी चेयरमैन चुना गया, जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपने देखा होगा जब भी नई विधानसभा बनती है, नई विधानसभा या नई लोकसभा का गठन होता है, नई संसद में नई लोकसभा का गठन होता है, तो ज़्यादातर जो सबसे सीनियर लीडर होते हैं, अगर आपकी स्टेट असेंबली है अर्थात विधानसभा है, तो सबसे बुजुर्ग जो विधायक होते हैं, सबसे सीनियर जो विधायक होते हैं, या अगर हम लोकसभा की बात करें तो जो सबसे सीनियर सांसद होते हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है उस सभा के लिए। और प्रोटेम स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो परमानेंट स्पीकर होगा सभा का, उसका चुनाव कराए। ये जो कस्टम चला आ रहा है, ये जो एक नीति चली आ रही है, वो फ्रेंच अर्थात फ्रांस से ली गई है। तो जो मैंने आपको ये बात बताई, उससे आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सबसे सीनियर मेंबर थे, और ये एक प्रतिष्ठित लॉयर थे, एडवोकेट थे उस समय के। ये काफ़ी महत्वपूर्ण शख्स थे, भारत की आज़ादी में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, और भारत के संविधान लिखने में भी। उसके बाद आप सबको पता होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, वो उन्होंने
संविधान सभा की अध्यक्षता भी की और वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे। इसके अलावा 2 वाइस प्रेसिडेंट अर्थात उपराष्ट्रपति बनाए गए थे, एक श्री एस.सी. मुखर्जी, दूसरा वी.टी. कृष्णचारी। इसमें संविधान को लिखने के लिए बहुत सारे लोग जुटे थे, अलग अलग तरह से हर भारत के हर क्षेत्र से रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे और उन रिप्रेजेंटेटिव्स को मिला के उनकी काबिलियत के, उनकी गुणों के आधार पे अलग अलग कमेटीज़ बनाई गई थी, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जिसने ड्राफ्ट बनाया था तो उसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इसी वजह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान का रचयिता कहा जाता है। उन्हें बहुत अच्छा खासा क्रेडिट दिया जाता है कि वो भारत के संविधान को लिखने वाले थे, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत का जो संविधान है वो कई देशों के संविधान को काफ़ी पढ़ के उसको अध्ययन करके बनाया गया। तो आप इस स्लाइड में देखेंगे कि भारत के संविधान में कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। तो भारत के संविधान में जो सबसे बड़ा सोर्स है, सबसे बड़ा स्रोत है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इटसेल्फ है, क्योंकि वो ही सबसे लेटेस्ट एक्ट था जो ब्रिटिश सरकार ने पास किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसमें से फेडरल स्कीम मतलब जो स्टेट्स की एबिलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो सिस्टम, गवर्नर आपको पता ही होगा, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविज़न, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मीन्स संसद, कैबिनेट कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब ये हुआ अगर आप भारत के नागरिक हो और सपोज आप किसी और स्टेट के नागरिक हो, जैसे आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हो, तो आपकी उत्तर प्रदेश की नागरिकता नहीं होगी, आपकी नागरिकता भारत की ही है। उसके लिए अलग से आपको उत्तर प्रदेश की नागरिकता साबित करने की ज़रूरत नहीं है। यूएस में क्या होता है, यूएस में अगर आप किसी स्टेट के सिटीजन हो तो वहाँ का एक सिटीजनशिप आपकी है, प्लस आपके एक पूरे यूएस की सिटीजनशिप है। और बहुत सारे देश होते हैं जहाँ पे आपको 2 जगहों की सिटीजनशिप ले सकते हो, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर आप इंडिया के सिटीजन हो और आप किसी और कंट्री में, अगर आप यूएस के सिटीजन बनना चाहते हो, आपको यूएस की सिटीजनशिप लेनी है, तो आपको इंडियन सिटीजनशिप छोड़नी होगी, या फिर आप जैसे ही यूएस की सिटीजनशिप लोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी इंडिया की सिटीजनशिप, आपकी नागरिकता चली जाएगी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, रेट्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। ये चीज़ें अभी आपको बहुत ही अच्छे से याद करनी होंगी। जैसे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट लिया। फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार, जो किसी भी ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे बेसिक नेसेसिटी है, बेसिक ज़रूरत है। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। आपको पता है प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं किया जाता, इम्पीच किया जाता है। ये सारी चीज़ें जब हम प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में सरकार बहुत अलग से मेंशन्ड है और जिला प्रशासन भी बहुत अलग से मेंशन्ड है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या नीति निर्देशक तत्व जो इसे बोलते हैं वो, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें। कनेडियन गवर्नमेंट से हमने बहुत सारी चीज़ें ली। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से कंकरेंट लिस्ट ली। कंकरेंट लिस्ट मैं यहाँ आपको बताना चाहूँ, भारत के संविधान में जो सबसे लास्ट में शेड्यूल दिए गए हैं, तो एक शेड्यूल में 3 लिस्ट बनाई गई हैं कि स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जिन पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है और वो उसकी जिम्मेदारी है। सेंट्रल लिस्ट में वो कानून आएंगे जिनमें, वो चीज़ें आएंगी जिन पे केंद्र सरकार कानून बनाती है। और कंकरेंट लिस्ट वो होती है जिस पे स्टेट और सेंटर दोनों कानून बना सकते हैं, दोनों का अधिकार क्षेत्र है। लेकिन अगर किसी चीज़ पे, कंकरेंट लिस्ट की किसी टॉपिक पे अगर सेंटर का भी कानून है और स्टेट का भी कानून है, और स्टेट का कानून अगर सेंटर के किसी कानून को वायलेट कर रहा है, तो सेंटर का कानून ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और स्टेट का कानून
नल एंड वाइड मान लिया जाएगा। तो हमेशा सेंटर का कानून स्टेट के कानून को सुपरसीड करेगा। इसके अलावा वेबिनार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से हमने क्या लिया, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। आपको पता है इंडिया में इमरजेंसी के भी प्रोविजंस हैं। और सोवियत यूनियन से हमने क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड आइडिया ऑफ जस्टिस। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो आपको ये स्लाइड बहुत अच्छे से पढ़नी है और याद रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम भारत के संविधान को देखें तो मैंने कुछ 3-4 चीज़ें उठाई जो सबसे बेसिक चीज़ें हैं, या कह लीजिए कंटेंट्स हैं। इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है भारत के संविधान में। अगर आप भारत का संविधान खोलेंगे तो आपको सबसे पहले प्रियम्बल दिखाई देगा। प्रियम्बल मीन्स प्रस्तावना। दोस्तों, जो भारत का संविधान है वो मूलतः अंग्रेजी में लिखा गया है और उसका हिंदी रूपांतरण आपको मिल जाएगा। और भी जो भी भारत के ऑफिशियल लैंग्वेज हैं उनमें उनका रूपांतरण, उनका अनुवाद आपको मिल जाएगा। लेकिन मूलतः जो भारत का संविधान है वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। तो जो पहला पेज आपको दिखाई देगा भारत के संविधान पे, वो प्रियम्बल या प्रस्तावना दिखाई देगी, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो चैप्टर्स हैं उन्हें पार्ट्स का नाम दिया गया है। ये रोमन में लिखे गए हैं, नंबरिंग इनकी जो रोमन में की गई है। और इन पार्ट्स को ऐसे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे लेके लास्ट पार्ट का नाम है पार्ट 22। ये रोमन में लिखा गया है पार्ट 22। लेकिन आज के डेट में जब ये ओरिजिनली लिखा गया था तो इसमें 22 ही पार्ट थे। लेकिन अगर आज के डेट में आप संविधान को खोलेंगे तो इसमें 25 पार्ट हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि लास्ट पार्ट का नाम आपको पार्ट 22 ही दिखाई देगा, इसी तरह रोमन में लिखा हुआ है। क्योंकि बीच में क्या किया गया, इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट करके पार्ट्स जोड़े गए हैं। तो अगर सपोज कोई पार्ट 3 है और कोई पार्ट 4 है, तो बीच में अगर हमें कोई एक पार्ट डालना है तो हमने सारे बाद के पार्ट्स का नंबर नहीं बदला, हमने पार्ट 3A लिख दिया। मैं ये चीज़ आपको जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। इसी तरह जो आर्टिकल जो होते हैं वो भारत के कानून हैं, उन पार्ट्स में लिखे गए हैं। जैसे पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो भारत के स्टेट्स के बारे में बताया गया है, यूनियन के बारे में बताया गया है। तो उनमें अलग अलग कानून हैं, अलग अलग धाराएं हैं, तो उन्हें हम आर्टिकल्स बोलते हैं। तो जब भारत में पहली बार संविधान, जो मूल संविधान है, उसमें 395 आर्टिकल थे, जो कि आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 395 तक थे। लेकिन आज के डेट में लगभग 448 आर्टिकल हैं। ये चीज़ बदलती रहती है, तो आपसे शायद ही कभी पूछा जाए कि एज ऑन डेट भारत में कितने आर्टिकल्स हैं भारत के संविधान में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात वही पार्ट्स की तरह, ये पार्ट 1 से लेके पार्ट 395 तक है। लास्ट आर्टिकल आज भी 395 ही होगा। ये नहीं होगा कि हम सारे आर्टिकल्स का नंबर रोज़ बदलते रहें। तो जो आर्टिकल नंबर कोई मेन आर्टिकल है, जैसे फर्स्ट आर्टिकल ऑफ इंडिया है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो वो आर्टिकल 1 ही रहेगा। अगर हम उससे पहले भी कोई आर्टिकल डालेंगे तो हम कुछ और नाम डालेंगे, मेन आर्टिकल का आर्टिकल नंबर नहीं बदलेगा। या अगर सपोज आर्टिकल 3 हमने हटा दिया, तो आर्टिकल 3 हटाने के बाद जो आर्टिकल 4 है वो आर्टिकल 3 नहीं हो जाएगा, वो आर्टिकल 4 ही रहेगा। आर्टिकल 3 के आगे लिखा जाएगा ब्रैकेट में रिपील्ड, अर्थात हटा लिया गया है, बस। इसके अलावा जब आप पार्ट्स के बाद में पहुंचेंगे तो वहाँ पे शेड्यूल्स, अनुसूचियाँ मिलेंगी, जो कि ओरिजिनली 8 थी। यहाँ पे लिखना छूट गया है, ओरिजिनली 8 थी। आज के डेट में 12 शेड्यूल्स हैं, और ये 8 के बाद 9, 10, 11, 12 शेड्यूल एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं। शेड्यूल्स क्या हैं, अनुसूचियाँ क्या हैं, वो एक तरह से अनेक्शर्स जैसे हैं। जैसे आपको किताब में अपेंडिक्स मिलते हैं, अनेक्शर्स मिलते हैं, वो उस तरह से शेड्यूल्स हैं। इसके अगर हम आगे बढ़ें तो आज हमने प्रियम्बल पढ़ने का डिसीजन लिया है, तो आइए चलिए प्रियम्बल के बारे में पढ़ते हैं। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें भारत का प्रियम्बल याद करना है,
क्योंकि वर्ड टू वर्ड याद करना, इसे समझना ही नहीं है, समझाने की जिम्मेदारी तो हमारी है, आपको ये चीज़ याद करनी है। तो मैं ये चाहूँगा कि आज हम ये प्रियम्बल को पढ़ेंगे और आप इसे याद करें। अगले लेक्चर में मैं इसको ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करके आपको समझाऊंगा, क्योंकि जब मैं इसे डिस्कस करूंगा तो इससे जुड़ी बहुत सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, बहुत सारे फैक्ट्स बताऊंगा जो कि आपको आगे एग्ज़ाम्स में ज़रूरत पड़ेगी। जैसे तो हम आइए प्रियम्बल पढ़ते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. आइए इसमें 2-3 हम छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, बाकी इसे अगले लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसने लिखा, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से पावर पाता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला वर्ड है वो है वी, और कौन है वी? द पीपल ऑफ इंडिया, अर्थात भारत की जनता। तो ये भारत की जनता के द्वारा ये संविधान लिखा गया है। कोई कहेगा कि भारत की सारी जनता थोड़ी संविधान लिखने गई, लेकिन वो भारत की जनता के ही प्रतिनिधि थे, नुमाइंदे थे, रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्होंने ये संविधान लिखा। तो भारत के संविधान का स्रोत अगर कोई आपसे पूछे तो कौन है? वो वी द पीपल ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के नागरिक हैं, भारत की जनता है। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भारत का संविधान सभा द्वारा कब पास किया गया, तो ये देखिए आज के प्रियम्बल में ही डेट लिखी है 26 डे ऑफ नवंबर 1949, अर्थात 26 नवंबर 1949। और कहाँ पास किया गया, किसके द्वारा पास किया गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। तो ये इसकी कुछ छुपे हुए फैक्ट्स थे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, जैसे सॉवरेन क्या है, सोशलिस्ट क्या है, सेकुलर क्या है, ये मैं चाहूँगा एक बार आप पढ़ें, और अगले लेक्चर में हम इसे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये एग्ज़ाम्स में कैसे इम्पोर्टेंट है हम इस बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों, अपने और जो प्रतिभागी हैं उनके साथ शेयर करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि अगर हम अगला वीडियो ले आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।